हमने फर्स्ट रेशो जो लिक्विडिटी रेशो था वो समझा, सेकेंडली हमने समझा डेब्ट इक्विटी रेशो, और थर्ड टाइप ऑफ रेशो जो हमारा है वो टर्नओवर रेशो, एक्टिविटी रेशो, इसको परफॉर्मेंस रेशो कई नामों से जाना जाता है। टर्नओवर रेशो या जो एक्टिविटी रेशो है वो आपके बिजनेस में कौन से डिपार्टमेंट की कितनी क्रियाशीलता है, किस टाइप से आपके मैनेजर काम कर रहे हैं, उनकी कार्य कुशलता को जांचने के लिए ये रेशोस निकाले जाते हैं। हर बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जो बड़े बिजनेसेस रहते हैं जैसे परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, आपका स्टॉक मेंटेन करने का अलग एक डिपार्टमेंट होता है। तो उन सभी डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं, उनका जो डाटा उन्होंने जो अकाउंटिंग कर रखी है, उन सभी की रिकॉर्डिंग को चेक करके उनसे आप मैनेजमेंट या इन फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग के लिए हर एक डिपार्टमेंट में परचेस सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का डिसीजन आप लेने के लिए इस टाइप के रेशोस बनाते हैं, इस टाइप के रेशोस आप फाइंड आउट करते हैं। तो जो आपकी एक्टिविटी रेशो होता है इसमें मेनली जो यूज़ किया जाता है वो आपका स्टॉक मेंटेन। तो स्टॉक मेंटेन करने के लिए आप स्टॉक टर्नओवर रेशो, ठीक, कि हमारा जो इसमें जो टाइप्स है स्टॉक टर्नओवर रेशो, देन इसमें आएगा आपका एक ट्रेड रिसीवेबल रेशो या डेटर्स रेशो भी जिसको कहा जाता है। देन इसमें नेक्स्ट है ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स रेशो, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा वर्किंग कैपिटल रेशो, फिक्स्ड एसेट्स रेशो एंड करंट एसेट्स टर्नओवर रेशो। ये सभी आवर्त रेशो है और इसमें यहाँ रेशो का जो मोड होगा वो टाइम्स में होगा, कितने गुना या कितने समय। इसमें एक जो मोड का मेन पॉइंट आता है यहाँ प्रतिशत में या प्योर रेशो फॉर्म में ना निकलकर इसके आंसर हमेशा निकलेंगे टाइम्स में। टाइम्स के अंतर्गत सबसे पहले जो रेशो है इसमें स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो के अंतर्गत या इसको हम स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं, स्कंद भी कहते हैं, ठीक। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो दोनों नाम में से कोई भी नाम यूज़ किया जा सकता है सवालों में या थियोरिटिकल पॉइंट में, प्रैक्टिकल्स में, आपके पेपर्स में। स्टॉक टर्नओवर रेशो को अगर हम देखेंगे तो यहाँ टर्नओवर रेशो का जो बेस होगा, ठीक है, रेशो जो होता है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, यहाँ रेशो का जो बेस होगा वो आपका सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स आपके बेचे गए माल की लागत या विक्रय मूल्य, दोनों में से जो भी आपके पास सवाल में अवेलेबल है या जिस मूल्य को हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो वैल्यू आपको यहाँ बेस के रूप में रखनी होगी। स्टॉक टर्नओवर रेशो में हम ये देखेंगे कि हमारा विक्रय जो हो रहा है, हमारे स्टॉक डिपार्टमेंट में स्टॉक कितनी तेज़ी से हमको परचेस करना पड़ रहा है और कितना व्यय हो रहा है आपका विक्रय के रूप में। प्रत्येक व्यापार में अपने पास जो स्टॉक की है वो आदर्श स्थिति रखना ज़रूरी होती है। उस आदर्श स्थिति को ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है कि कितना मेंटेन, कि हम एक बार के विक्रय में हमारा एवरेज स्टॉक कितने गुना रहता है, कि हम कितनी बार हमको खरीदना पड़ता है उस विक्रय को बनाए रखने के लिए। यहाँ जो फॉर्मूला होगा इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशो का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस जो रहेगा व्यापार का स्टॉक का, उसका एवरेज यहाँ निकाला जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला आपका सिंपल सा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। इसमें आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी शामिल होंगे। देन आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर हम इंफॉर्मेशन आपके प्रैक्टिकल्स में या आपको किस प्रकार से दी जाती है, अगर सेल्स और आपको ग्रॉस प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन है तो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन की सहायता से व्यापारिक खाते में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी रहती है उसकी सहायता से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट किया जाता है। एवरेज स्टॉक की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दो प्रकार के स्टॉक हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। हमारे व्यापार के प्रारंभ में या साल के प्रारंभ में, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कितना स्टॉक हमारे पास था और अंतिम तिथि के दिन कितना स्टॉक बचा। एवरेज स्टॉक साल भर का एक टाइम पीरियड का जो हमको रेशो फाइंड आउट करना होता है, उस टाइम पीरियड में हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कितना रहा है
उसको एवरेज निकालना है। किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ आइटम्स का डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ हमारे पास दो वैल्यू है, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमारी वो वैल्यू क्या आ जाएगी, एवरेज स्टॉक। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझे, स्टॉक टर्नओवर कैसे निकालना है, आपको दिया रहेगा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये दो चीज़ दे रखी है, तो हमको इनकी सहायता से क्या निकल जाएगा आपका एवरेज स्टॉक। देन परचेस, कैरेज इनवर्ड एंड सेल्स, ये 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इससे हमारा क्या निकलेगा, पूरा मिला के ये सारी इन्फॉर्मेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट की है। तो यहाँ हम ट्रेडिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन की सहायता से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर का रेशो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। आपको सभी रेशोज के फॉर्मूले प्रॉपर याद करके जाना है। एग्ज़ाम में आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपके जो 1 वर्ड वाले 1 नंबर्स के जो वैल्यूज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स में, किसी भी एक्सरसाइज में आपको पूछा जा सकता है किसी भी टाइप के रेशो का फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, कैरेज इनवर्ड है, ये 3 इन्फॉर्मेशन ट्रेडिंग के डेबिट साइड की है और 2 सेल्स और क्लोजिंग आपके क्रेडिट साइड की है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस। ओके, इसमें फिर हम ये हमारा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपका कैरेज इनवर्ड, ये प्लस कर देंगे, ठीक। देन इसमें जो माइनस होगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन निकली है 6,50,000। एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 3 है, क्लोजिंग 1 है, 3 और 1 4, एवरेज आया 2 का डिवाइड करके, तो 2 लाख आपका क्या हो गया एवरेज स्टॉक। आपने वैल्यू डाल दी 650 अपॉन 2 लाख, 6,50,000 अपॉन 2 लाख, रेशो बना आपका 3.25 टाइम्स। 3.25 टाइम्स आपको एवरेज स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है। मतलब एक बार के विक्रय के लिए, साल भर के एक विक्रय के लिए एवरेज हमको इतना स्टॉक इतनी बार में बार बार सेल आउट करना होगा उसको बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट आपका जो रेशो है टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, एवरेज आपका ट्रेड रिसीवेबल रेशो। यहाँ डेटर्स में बिल्स रिसीवेबल भी शामिल होंगे, ठीक। जब हम उधार विक्रय करते हैं, डेटर्स क्या होता है, जब हम उधार विक्रय करते हैं तो जो व्यक्ति को हम विक्रय कर रहे हैं उधार, वो व्यक्ति हमारा डेटर कहलाता है, देनदार कहलाता है, वो हमें पैसा देगा, ठीक। देनदार आवृत डेटर्स टर्नओवर के नाम से जाना जाता है। यहाँ उधार विक्रय और आपके एवरेज डेटर पूरे एक साल के बीच में कितने रहे हैं, उन दोनों के बीच का रिलेशन बताया जाता है, इस अनुपात। और ये जितना अधिक होगा उतना अच्छा व्यापार के लिए माना जाता है, ठीक है। टर्नओवर रेशोस में जो जितना अधिक टाइम्स का रेशो होगा उतना अच्छा वो रेशो माना जाएगा, ठीक है। ट्रेड आप यहाँ पर डेटर्स कब बनेंगे, क्रेडिट सेल्स पर, ठीक है। तो यहाँ जो रहेगा ये नेट क्रेडिट सेल्स पर डिपेंडेंट रहेगा कि आपकी साल भर की उधार विक्रय टोटल कितनी रही है। और इसका भी बेस एवरेज डेटर्स, साल के शुरू में आपके डेटर्स कितने थे और लास्ट तक आपने कितना एवरेज मेंटेन किया है, क्लोजिंग डेटर कितना है। अब यहाँ देनदारों के साथ आपको बिल्स रिसीवेबल भी शामिल करना है, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल भी जब जनरेट होते हैं वो क्रेडिट सेल्स के आधार पर ही होते हैं। तो एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल, दोनों वैल्यू के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक से उनका एवरेज निकालकर दोनों को प्लस कर दिया जाएगा, तो वो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कहलाएंगे। एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज आपके बिल्स रिसीवेबल हो जाएंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, दोनों का मिला के, ठीक है। यहाँ आपकी उधार विक्रय क्या है, तो बिजनेस में आपको टोटल सेल्स दी रहती है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके साथ आपको अगर सेल्स रिटर्न दिया है, कैश सेल्स दिया है, ठीक है। तो आप टोटल सेल्स में से कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिट सेल्स। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कैश सेल्स की, तो जितनी आपको विक्रय दे रखी है वो पूरी उधार विक्रय मानी जाएगी, ठीक है, पूरी की पूरी। उसमें फिर जब तक आपको कैश सेल्स अलग से ना दिया जाए तब तक पूरा उधार विक्रय है।
अगर कैश सेल्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो ही आप माइनस करके टोटल सेल्स में से क्रेडिट सेल्स निकालेंगे, ठीक है, वरना पूरी की पूरी सेल्स क्या होगी, क्रेडिट सेल्स होगी, जो यहाँ पर आपको फॉर्मूले में डालनी होगी। नेट क्रेडिट सेल्स का जो फॉर्मूला होगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स, ओके, एवरेज डेटर्स ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2। इसी तरह से एवरेज रिसीवेबल भी हम निकालेंगे, तो एवरेज रिसीवेबल का जो फॉर्मूला बनेगा आपका, एवरेज रिसीवेबल तो ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल अपॉन आपका जो होगा 2, तो ये बन जाएगा आपका एवरेज रिसीवेबल्स का। दोनों को मिलाकर एवरेज डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, दोनों को मिला के आपका ट्रेड रिसीवेबल होगा, ठीक है। अगर उधार विक्रय की राशि निश्चित ना हो तो कुल विक्रय को क्रेडिट सेल्स माना जाएगा। क्लियर? तो आपका जो ये रहेगा डेटर्स टर्नओवर का फॉर्मूला। अब इसमें हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे कि आपका किस प्रकार से डेटर्स टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट होगा। आपको दे रखा है टोटल सेल्स, कैश सेल्स, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर्स, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स की सहायता से आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के एवरेज देनदार निकाल लेंगे, एवरेज डेटर्स निकाल लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका आ गया एवरेज डेटर्स 20 अपॉन 20 प्लस 24,000 अपॉन 2, तो ये आपका 22,000 एवरेज डेटर्स आ गया। टोटल सेल्स दे रखी है, कैश सेल्स दी है, सेल्स रिटर्न दिया है, ठीक है। तो टोटल सेल्स 3 लाख है, 50 और 30,000 कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो आपका आ गया 2,20,000 नेट क्रेडिट सेल्स उधार विक्रय। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो में वैल्यू पुट ऑन करेंगे 10 टाइम्स आपका देनदार आवृत्त बनेगा, ओके। इस तरह से हम देनदार आवृत्ति या डेटर्स टर्नओवर रेशियो जिसको बोलते हैं उसे फाइंड आउट करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको सवाल में जैसी दी रहेगी वैसा फॉर्मूला उसमें पुट ऑन करना है। यहाँ सिर्फ देनदार दिए थे तो हमने एवरेज डेटर निकाल के वैल्यू पुट ऑन एवरेज डेटर्स लिखा। अगर बिल्स रिसीवेबल भी देते तो बिल्स रिसीवेबल का भी एवरेज निकाल के दोनों जोड़ के फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लिखते, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट रेशो आता है ट्रेड पेएबल रेशो, ठीक है, क्रेडिटर रेशो, लेनदार रेशो। जब हम उधार खरीदते हैं तब हमारे क्रेडिटर जनरेट होते हैं, लेनदार बनते हैं। लेनदार अब यहाँ उधार क्रय करने पर क्रेडिटर बन रहे हैं, तो यहाँ जो हमारा मेन पॉइंट है क्रेडिट परचेस का। डेटर्स टर्नओवर में जैसे हमने क्रेडिट सेल्स निकाला है, क्रेडिटर टर्नओवर में आपको क्रेडिट परचेस निकालना है, ठीक है। लेनदार आवृत्त 2 वैल्यूज आपके उधार क्रय और ट्रेड पेएबल्स, आपके क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल्स दोनों ही उधार क्रय से जनरेट होंगे। तो दोनों का ही जैसे हमने देनदार और बिल्स रिसीवेबल प्राप्य विपत्रों का एवरेज निकाला था वैसे ही यहाँ पर क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ आपका फॉर्मूला बन जाएगा नेट क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल्स पेएबल्स, ओके। अब यहाँ पर भी वही पॉइंट है कि अगर सवाल में उधार परचेस क्रेडिट परचेस की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कैश परचेस या परचेस रिटर्न की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पूरा परचेस क्रेडिट माना जाएगा, ठीक है। और अगर दे रखी है तो सेम फॉर्मूला नेट टोटल परचेस माइनस परचेस आपका कैश परचेस और परचेस रिटर्न, दोनों वैल्यूज को घटाने पर टोटल परचेस में से जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्रेडिट परचेस आएगी। अब देखो इस सवाल में आपको डायरेक्ट दे रखी है क्रेडिट परचेस, तो आप क्या करेंगे, उठा के उसको रखना है, हमको कुछ नहीं करना है, कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी, ठीक। क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल, यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो सिंगल डिजिट की दी है तो हम इसे ही एवरेज मानेंगे। देनदार और बिल्स रिसीवेबल में भी यही करना है कि अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों की इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिंगल वैल्यू दे रखी है तो उसे ही एवरेज मानना है। क्लियर? ये पॉइंट भी ध्यान रखने वाला है, नहीं तो बच्चे सोचेंगे एग्जाम में कि भैया इसमें ओपनिंग क्लोजिंग तो आया ही नहीं,
एक ही सिंगल देनदार या डेटर्स की वैल्यू या क्रेडिटर की वैल्यू दे रखी है, तो वो ही एवरेज है। जैसे सेल्स या आपका क्रेडिट कैश की परचेस या कैश सेल्स की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो हम टोटल परचेस और टोटल सेल्स को ही क्रेडिट मान लेते हैं, वैसे ही दो इन्फॉर्मेशन ओपनिंग क्लोजिंग अगर अलग अलग नहीं दी है, सिंगल एक डिजिट दी है डेटर्स और क्रेडिटर के रूप में, तो उसे ही एवरेज मानना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्रेडिट परचेस दे रखा है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल दो वैल्यू दे रखी है, दोनों को जोड़ा आपका ट्रेड पेबल्स आ गया। ठीक, तो आपका क्रेडिटर टर्नओवर क्या हुआ 6 टाइम। ठीक है, 1,20,000 आपके पास क्रेडिट सेल्स था, क्रेडिटर आपके पास 12,000 था, बिल्स पेबल आपके पास 8,000 था। 12 और 8 20, 20,000, 120/26 टाइम्स आपका क्रेडिटर टर्नओवर बना है। ये यहाँ पर मोड आपका 6 टाइम्स में जनरेट होंगे सभी टर्नओवर रेशो। ओके, नेक्स्ट आपका जो रहेगा, ये सब चीज़ें थी हमारी ट्रेडिंग से रिलेटेड। ठीक है, जो हमारे डिपार्टमेंट थे, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट का आपका स्टॉक मेंटेन करने का डिपार्टमेंट। देन अगला जो आता है आपका वर्किंग कैपिटल, व्यापार के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को देखने के लिए जो मैनेजर रखा जाता है वो अपनी वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर फाइंड आउट करेगा, उसकी कार्यकुशलता उसके सेल्स पर, कि आप वर्किंग कैपिटल अपना कितना यूज़ कर रहे हैं अपने सेल्स के बीच में, उन दोनों का क्या होगा रेशो फाइंड आउट होगा, उनका आपस में दोनों वैल्यूज़ का रिलेट करेगा। ठीक है, बिजनेस में ये अनुपात जितना कम होगा उतना हम ये मानेंगे कि बिजनेस हमारा साल भर बहुत कम यूज ट्रेड हुआ है, अल्प ट्रेड। ठीक है ना, कम व्यापार हुआ है, और अगर ये रेशो जितना अधिक होगा उतना अधिक व्यापार हमारा पूरे साल में हुआ है, लेन देन, व्यापारिक लेन देन। ठीक है ना, क्रय विक्रय। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला बनेगा आपका नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये हम पहले भी करंट रेशो और उसमें समझ चुके हैं कि करंट एसेट्स क्या क्या होती है और करंट लायबिलिटीज क्या क्या होती हैं। तो जितनी भी आपके व्यापार की चालू संपत्तियां हैं, करंट एसेट्स हैं, वो हम सब ऐड कर देंगे, और जितने भी हमारे करंट लायबिलिटीज हैं उनको ऐड कर देंगे। दोनों को माइनस करने पे जो वैल्यू निकलती है वो आपकी कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल कहलाती है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, वर्किंग कैपिटल के लिए आपको करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी रहेगी, और यहाँ जो सेल्स लगेगा, ठीक है, नेट सेल्स लगेगा। नेट सेल्स मतलब शुद्ध विक्रय, कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेस माइनस सेल्स रिटर्न। मतलब टोटल परचेस में से आप अगर सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो आपका नेट सेल्स आएगा। शुद्ध विक्रय आपका पूरे साल का कितना रहा एक्चुअल। ठीक, केवल कैश या क्रेडिट ना करके केवल आपका पूरा विक्रय सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद शुद्ध विक्रय, वो यूज में आएगा। आपका करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन है, उससे हम वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न दिया है तो दो सेल्स को जोड़ देंगे और रिटर्न माइनस कर देंगे तो आपका नेट सेल्स आ जाएगा। ओके, वर्किंग कैपिटल रेशो में वैल्यू पुट ऑन करना है, आपका आंसर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल रेशो का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ इस रेशो का, टर्नओवर रेशो का जो सबसे लास्ट रेशो होता है आपका फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो में आप क्या देखेंगे कि हमारी स्थायी संपत्तियाँ जितनी भी हैं, वो स्थायी संपत्तियाँ हमारे विक्रय पर माल को बेचने के लिए उन संपत्तियों का उपयोग आप कितना कर रहे हैं, कितने बार कर रहे हैं। ठीक है, क्या दिखाता है ये कि हमारी स्थायी संपत्तियों की कार्यकुशलता कितनी है, उसका उपयोग आप कितना ले रहे हैं। अगर हम बिजनेस में माल, फैक्ट्री है आपकी, मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहे हैं, मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है, जो माल को उत्पादन कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, तो उनका उपयोगिता आप कितना प्रयोग कर रहे हैं माल का विक्रय पर, ये रेशो निकलता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। आपके पास कितनी शुद्ध संपत्तियां है। नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट वैल्यू इसलिए लगी है क्योंकि हर स्थायी संपत्ति पर डेप्रिसिएशन लगता है, तो साल भर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उस संपत्ति का जो मूल्य बचता है वो नेट फिक्स्ड एसेट्स वैल्यू कहलाएगा। ओके, अब हमारा लास्ट पॉइंट आपका रेशो का आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लाभदायकता अनुपात। व्यापार में हमारे लाभार्जन क्षमता, प्रॉफिट को कमाने की हमारी कितनी कैपेसिटी है,
वो रेशो पुराने सालों में हमने क्या लाभ कमाया है, क्या रेशो रहा है, और करंट ईयर में क्या रेशो, लाभ कम हुआ है, बढ़ा है, किन कारणों से कम हुआ है, तो और बढ़ा है तो किन कारणों से। तो ये रेशोज का, प्रॉफिट के रेशोज का आपस में कंपेयर। यहाँ पर भी जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो रहेंगे उनका बेस जो रहेगा वो सेल्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि लाभ कब होता है, जब हम माल विक्रय करते हैं व्यापार में। लाभ कमाने की क्षमता, कैपेसिटी को ये रेशो फाइंड आउट करता है। यहाँ हमारे जो रेशो है मेनली ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, लागत रेशो, ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से जो लाभ होगा, अधिक से अधिक लाभ होगा तो हम क्या करेंगे, उसे इन्वेस्ट करेंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस पर विनियोग पर लाभ की दर क्या रहेगी हमारी, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर एंड प्राइस अर्निंग रेशो। ये 7 टाइप के जो रेशो हैं, 7 टाइप्स के जो रेशो हैं वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के मेनली पॉइंट्स हैं। यहाँ हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जब फाइंड आउट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन की सहायता से हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। और ये जो विक्रय पर आधारित है, यहाँ जितने भी प्रॉफिट के रेशो हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो, ये 4 रेशो जो रहेंगे मेनली उनका बेस आपका हमेशा नेट सेल्स रहेगा। नेट सेल्स की फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं कि नेट सेल्स कैसे फाइंड करना है। अब बात आती है ग्रॉस प्रॉफिट की। तो ग्रॉस प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक, उसकी सहायता से आप सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक। देन दोनों इन्फॉर्मेशन आप फाइंड आउट करने के बाद इस वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट ऑन करेंगे, आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी के सभी रेशो का मोड यहाँ प्रतिशत होगा, परसेंटेज। ये सभी रेशो परसेंटेज में निकलते हैं और कोई भी रेशो अगर किसी भी वैल्यू को अगर प्रतिशत में, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उस फ्रैक्शन में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो परसेंट में निकल जाएगा सभी प्रकार। तो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या निकलेगा, प्रतिशत में। सभी रेशो प्रतिशत में निकलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी वाले, इनका मोड परसेंटेज है, ठीक। तो सबसे पहले शुद्ध लाभ आपको दिया है अगर, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इन्फॉर्मेशन है तो भी आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के अपने आप में 2-3 फॉर्मूले हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी दी हुई है। क्रय विक्रय दिया है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए, क्लोजिंग स्टॉक दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं कि भैया हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर दिया हुआ है तो हम सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक। अब यहाँ 2 सालों की इन्फॉर्मेशन आपको दी रहेगी कि आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कि लास्ट ईयर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहा था और इस साल कितना रहा है, ये बढ़ा है कि कम हुआ है, ये हमको देखना है, आपस में कंपैरिजन करना है। आपको सेल्स दिए 1 साल की, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 1 साल का, दोनों चीज़ें आपको नेट वैल्यू निकाल कर दी है, आपको कोई फाइंड आउट नहीं करना है इस प्रैक्टिकल में। तो हमने क्या किया, वैल्यू पुट ऑन किया। 3 लाख आपका क्या था ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स आपका 15 लाख, तो परसेंटेज आया 20%, ठीक है। इसी तरह से हम जब 2018-19 नेक्स्ट ईयर का निकालने जाएंगे, ठीक, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है आपका ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। आपको नेक्स्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 3,75,000, सेल्स दिए 15 लाख, इंटू 100। तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट ऑन की, यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया आपका 25%। 25% आपका क्या आया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो प्रीवियस ईयर का था 20%, ठीक है, और करंट ईयर का है 25%। ये दोनों इन्फॉर्मेशन को हम कंपेयर करेंगे इस रेशो में। तो
तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो करंट ईयर का बढ़ा हुआ है, मतलब आपका लाभ भी बढ़ा हुआ है विक्रय सेम होने के बाद भी। हमारी विक्रय दोनों साल सेम थी, ठीक है, 15-15 लाख थे, लेकिन हमने लाभ बढ़ाया है, मतलब आपने आपके व्यापार को और अधिक अच्छे से किया है। इसकी कार्यकुशलता, लाभदायकता अनुपात इसका और बढ़कर आया है, ठीक है, तो लाभार्जन क्षमता हमारी और बढ़ी है। सेकेंडली हमारा जो रेशो होगा ऑपरेटिंग रेशो, संचालन से अनुपात, संचालन लागत, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी क्या है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे व्यापार के जितने भी संचालन संबंधी व्यय हम करते हैं, जितनी भी आय हम प्राप्त करते हैं, ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए निकाली जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट होता क्या है, तो जितनी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है, उसमें हम सभी प्रकार के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शामिल कर दें तो वो ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाएगी। संचालन से संबंधित लागत, तो व्यवसाय में संचालन की कार्यकुशलता कैसी है उसको ज्ञात करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए ऑपरेटिंग रेशो फाइंड आउट किया जाता है, निकाला जाता है। ये भी आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है तो प्रतिशत में निकलेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आपकी वही नेट सेल्स, यहाँ पर भी प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है, तो आप बेस क्या रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आपका नेट सेल्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देन अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, संचालन से संबंधित, व्यापार को चलाने के लिए जो खर्चे आवश्यक होते हैं, ज़रूरी होते हैं, उन सब खर्चों को इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। एक होते हैं ऑपरेटिंग और एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड सारे खर्चे शामिल होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ओके। ऑपरेटिंग रेशो जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और नेट सेल्स में ऑपरेटिंग कॉस्ट आप माइनस कर देते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा 100 आएगा, ठीक। दोनों का मिलाकर 100% बनता है। यहाँ आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इट्स नेट सेल्स, नेट सेल्स के एक नाम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है। तो ये वैल्यू आए तो आप सवाल में ये ना ढूंढें कि सेल्स कहाँ गई, विक्रय तो हमको दिया ही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ विक्रय जो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ब्रैकेट में लिखा है नेट सेल्स, ओके। तो सेल्स को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी याद रखने वाला है कि सेल्स को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाता है। कई बार प्रॉफिटेबिलिटी के रेशो में सेल्स न देके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन संचालन, रेवेन्यू उससे जो आय आ रही है, संचालन से संबंधित कार्य करने पर जो हमको आय प्राप्त हो रही है। तो संचालन से संबंधित आय कब प्राप्त होगी, जब हम माल बेचेंगे, ठीक है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी नाम दिया गया है सेल्स को। तो नेट सेल्स आपका 10 लाख है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी 3 लाख है, 30% आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो बनेगा, ऑपरेटिंग रेशो बनेगा, ओके। नेक्स्ट आपका नेट प्रॉफिट रेशो, जो नेट प्रॉफिट रेशो शुद्ध लाभ, व्यापार का शुद्ध लाभ, आपका शुद्ध लाभ और विक्रय के बीच में जो कोरिलेट करता है, रिलेशन स्थापित कर, वो नेट प्रॉफिट रेशो होता है। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है, नेट प्रॉफिट रेशो जितना ज़्यादा होगा व्यापार के लिए उतना अच्छा माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा नेट प्रॉफिट रेशो का, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट के रेशो क्या है, परसेंटेज में निकालना है हमको, ठीक है। इनका मोड प्रतिशत है। अब नेक्स्ट आपका जो रेशो आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर लाभ की दर, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हम ये देखेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो विनियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड पर क्या रेशो रखता है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि संस्था में जितनी भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, जितनी भी हमारी विनियोजित पूंजी है, वो लाभ की दर ज्ञात करना, उसकी शुद्ध लाभ की दर ज्ञात की जाती है इस रेशो से। ये नेट प्रॉफिट पर प्राप्त ज्ञात किया जाता है, नेट प्रॉफिट इसका वो रहेगा। नेट प्रॉफिट कौन सा वाला, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड,
इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड, इन 3 चीज़ों को पे करने से पहले का लाभ, ठीक, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ बेस हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर निकाल रहे हैं, तो इसका बेस कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा, विनियोजित पूंजी। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है अब ये, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंतर्गत आप इसको कई प्रकार से निकाल सकते हैं। बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन से कैपिटल एम्प्लॉयड आपका निकलेगा। कैपिटल हमको शब्द से ही पूंजी का नाम प्रेषित हो रहा है, तो यहाँ ये चीज़ हमको कहाँ मिलेगी, हमारी बैलेंस शीट में मिलेगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने की कई मेथड है कि आपको बैलेंस शीट में किस साइड की इन्फॉर्मेशन या किस तरफ की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर हमें लायबिलिटी साइड की इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, आपके सभी रिजर्व्स, आपके P&L के प्रॉफिट एंड लॉस के जो बैलेंसेस दिए रहते हैं आपकी बैलेंस शीट में, वो इसके अलावा आपके जितने भी लॉन्ग टर्म लोन्स हैं और फिक्टिशियस असेट्स अगर दे रखी है असेट साइड, तो उन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो हमारी वैल्यू निकलती है वो विनियोजित पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें असेट साइड की इन्फॉर्मेशन दी है टोटल, कि हमारे पास फिक्स्ड असेट्स है, करंट असेट्स है, करंट लायबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन है, तो हम फिक्स्ड असेट्स एंड वर्किंग कैपिटल के सहायता से भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल वही करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आप वर्किंग कैपिटल अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज की सहायता से आप क्या निकाल लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। इसको अगर हमें एज ए प्रैक्टिकल समझना चाहें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट दे रखा है आपको करंट ईयर का, ठीक। नेट प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो ये प्रॉफिट क्या है, बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, ओके। अगर यहाँ आफ्टर दे रखते हो टैक्स की या डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन दे रखते तो वो हमको सबको वापस से प्लस करना पड़ता बिफोर का लाने के लिए प्रॉफिट। अब यहाँ कुछ नहीं बोला है तो यही प्रॉफिट आपका क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। तो आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी 5,50,000 हो गई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, और कैपिटल और जनरल रिजर्व दिया है। अब यहाँ ये 2 चीज़ लायबिलिटी साइड की दी है तो इन 2 को जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, केवल 2 है तो 2 ही जुड़ेगी जी, जरूरी नहीं है आपको फॉर्मूले की सारी इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक। तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया 22 लाख, ठीक। प्रॉफिट दे रखा है 550, आपका 25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि हम हमारा जो पूंजी लगा रहे हैं उससे हमको जो रिटर्न व्यापार करने पर मिल रहा है वो 25% है, जो बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आएगा अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर ये कंपनीज में फाइंड आउट किया जाता है जहां हम शेयर्स के माध्यम से पूंजी इकट्ठा करते हैं, ठीक। तो हमारे एक शेयर की आय क्या है, प्रति अंश आय क्या है, ये हमारे किसके लिए आवश्यक है, यहाँ पर हम अर्निंग पर शेयर निकालेंगे इक्विटी शेयर्स के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, कि जो हमारे समता अंशधारी है वो उनकी एक अंश की आय कितनी हो रही है, ठीक है। उनका अर्जन, प्रॉफिट अर्निंग रेशो क्या रहेगा ये हम देखेंगे। तो अर्निंग पर शेयर जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स का रहता है। हमने इसके पहले के फॉर्मूले में देखा था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। तो यहाँ जो प्रॉफिट अप्लाई होगा वो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, मतलब हमारा जो शुद्ध लाभ है उसमें हम घटाएंगे नेट प्रॉफिट में से आपका ब्याज। सभी प्रकार के इंटरेस्ट पे ही होल्डर्स को इंटरेस्ट पे किया जाएगा। उसके बाद व्यापार में जितनी भी आय पर टैक्स लग रहा है वो टैक्स माइनस होगा। देन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, आपके पूर्वाधिकार अंशधारी जो रहते हैं उनको पहले डिविडेंड दे दिया जाता है। सबसे पहला अधिकार समता अंशधारियों की अपेक्षा उनका होता है, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को देने के बाद हमारा जो आखिरी में लाभ बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का माना जाता है कि अब इस लाभ में से इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड एंड रिजर्व के रूप में आपको P&L के रूप में कुछ राशि रखनी है। तो आपके जितना भी प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल रहेगा वो यहाँ पर शामिल होगा। तो यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड वाला यूज होगा, आफ्टर वाला, ठीक। अब आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इशू कर रखे हैं वो देखने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि हम यहाँ अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की अर्निंग निकाल रहे हैं तो हमको नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर्स का यूज़ करना है कि हमने कितने शेयर्स इशू कर रखे हैं, ठीक। तो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड होगा किसमें, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड में। ओके, इसको बोला जाता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, की ये लाभ आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा है, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में इस फॉर्मूले को समझेंगे। अर्निंग पर शेयर आपको फाइंड आउट करना है। इक्विटी शेयर है, पर शेयर 10 रुपये, पर शेयर 10 रुपये है, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर कितने निकल जाएंगे यहाँ। पर शेयर आपका दिया हुआ है 10 रुपये, आपको कैपिटल दिए 50 लाख, तो आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ शेयर निकलेंगे आपके 5 लाख शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है, जनरल रिजर्व दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। यहाँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, टैक्स के बाद पे होता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड। हमारे पास प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर भी हैं, उनको डिविडेंड देंगे हम 10%। तो यहाँ 10 लाख का 10% अगर हम निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, 10 लाख का 10% आएगा आपका 1 लाख। तो इनका डिविडेंड हो गया कितना, 1 लाख, जिसे हमें इस लाभ में से माइनस करना है, ठीक है। तब हमारा क्या निकलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। यहाँ देखिए अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल शेयर। आप इसको नीचे कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉर्मूले में ना लिखकर नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड पर शेयर हमारा निकला था 1 लाख, हमने अर्निंग पर शेयर निकाला 25 लाख लाभ है, 1 लाख आपने डिविडेंड घटाया, तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए लाभ कितना बचा, 24 लाख रुपए, ठीक है, 24 लाख। और आपको हमने जो निकाले थे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, 50 लाख की कैपिटल है इक्विटी, ठीक है, एक शेयर 10 रुपये का है, तो टोटल शेयर आपने कितने इशू किए, 5 लाख। तो 24 लाख 24 लाख अपॉन 5 लाख डिवाइड करेंगे, आपका अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर आपने कितनी आय कमाई है, 4 रुपये 80 पैसे, 4 रुपीज़ 80 पैसे। ये आपकी क्या हो गई, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर आय को हमने इतना अर्जित किया है। सेम ऐसे ही आप डिविडेंड पर शेयर भी निकालेंगे कि प्रति अंश लाभांश क्या है, ये हमारा इक्विटी के लिए हम जो भी कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को पहले ही उनका डिविडेंड दिया जा सकता है। अगर हमको प्रेफरेंशियल का बोले तो प्रेफरेंशियल का डिविडेंड हमने जो निकाला था उसी के आधार पर हम उनके नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, डिविडेंड पर शेयर फॉर प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ डिविडेंड जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो प्रति अंश उसकी आय कितनी है, ठीक है, प्रति अंश लाभांश निकालना है हमको। तो जो राशि हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर बांट रहे हैं डिविडेंड के रूप में, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर आपको प्रेफरेंशियल का भी पूछे तो यहाँ इक्विटी की जगह आप क्या लगा देंगे, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, इक्विटी की जगह प्रेफरेंशियल कर देना है। पर मेनली यहाँ जो फॉर्मूला जो पूछा जाता है या जो मेनली यूज़ में आता है सभी कंपनीज में, वो इक्विटी के लिए यूज़ में आता है, ठीक है। समता अंशधारियों की ही प्रति अंश लाभांश हम निकालते हैं। लास्टली इसमें प्रैक्टिकल अगर देखें, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 90 लाख, कैपिटल है 2,25,000, आपको प्रति अंश दे रखा है, वैल्यू पर शेयर 10 रुपये, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम इस सवाल को करेंगे, या आप ट्राई करना कि इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट ऑन करके हम डिविडेंड पर शेयर कैसे निकाल सकते हैं। ये थे आपके सभी टाइप्स ऑफ रेशो। अगर हम इसको शॉर्टली देखें तो ये जो फॉर्मूलेज हैं इन रेशोज़ के, वो आपको प्रॉपर लर्न करने हैं। अकाउंटिंग रेशो एज ए ग्लांस, सभी के फॉर्मूले आपको प्रॉपर मिलेंगे। लिक्विडिटी रेशो, करंट रेशो, लिक्विड रेशो, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशो में डेब्ट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, प्रोप्राइटर रेशो। एक्टिविटी रेशो, स्टॉक टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर, ठीक है, पेएबल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, मूल्य अर्जित रेशो। ये इस तरह से आपके यहाँ सारे फॉर्मूले
आपको प्रॉपर मिलेंगे। ये सारे फॉर्मूले आपको फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से लर्न करके जाने हैं। इस लेसन से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आएगा 2 नंबर में और एक आएगा आपका 1-1 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जो आपके इधर ऑब्जेक्टिव पोर्शन में से फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, फॉर्मूला वगैरह जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें भी ये आ सकता है। तो इसके फॉर्मूलेज अच्छे से करके जाइए, सभी के मोड अच्छे से कि कौन सा रेशो किस मोड में निकाला जाता है। ओके, थैंक यू।